हेलो एवरीवन। हम लास्ट बात कर रहे थे फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन में हमें स्टार्ट करना है टू ब्लॉक प्रॉब्लम्स। टू ब्लॉक प्रॉब्लम्स। हमने स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, उसके प्रॉब्लम्स और उसका एक पार्ट होता है टू ब्लॉक प्रॉब्लम्स, उसमें आते हैं। सीधे प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे हम। एग्जांपल लेते हैं हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस, और इस पर ये एक ब्लॉक रखा हुआ है, उसके ऊपर एक और ब्लॉक। पहले मैं एक केस लेता हूं। मान लेते हैं ये फोर्स F1 है, ये F2 है, और दोनों सरफेस स्मूथ है। ब्लॉक A 5 kg और we can take M1 and B M2. Find acceleration of block A and B. Both the surfaces are smooth. Then A1 equal to F1 by M1 and A2 equal to F2 by M2. ऐसा क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बात करें तो इस ब्लॉक पर नेट एक्सटर्नल फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दैट इज ओनली F1। ब्लॉक A और B के बीच में इंटरेक्शन फोर्स नॉर्मल लगेगा, लेकिन नॉर्मल कॉन्टेक्ट सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर लगता है, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में लगेगा। तो हम कह सकते हैं ब्लॉक A पर ब्लॉक B हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अभी कोई फोर्स नहीं लगा सकता, क्योंकि सरफेस स्मूथ है। तो इंडिपेंडेंटली इस ब्लॉक A का एक्सेलरेशन F1 by M1 और इसी तरह से इंडिपेंडेंटली ब्लॉक B का एक्सेलरेशन X डायरेक्शन में F2 by M2 कह सकते हैं। इनमें से कोई भी फोर्स जीरो हो तो उस ब्लॉक का एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, जो फोर्स नॉन जीरो होगा उसका एक्सेलरेशन नॉन जीरो हो जाएगा। अब हमें आना है कि इनमें से कोई सरफेस अगर रफ होती तो क्या होता। तो मैं केस ले रहा हूं जिसमें सबसे पहले बात करते हैं हॉरिजॉन्टल सरफेस स्मूथ। इस पर रखा है एक ब्लॉक B मास 10 kg, उसके ऊपर एक ब्लॉक A मास 5 kg, और इन दोनों के बीच में इधर ग्राउंड के साथ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0 यानी स्मूथ सरफेस, ब्लॉक A और B के बीच में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू इक्वल टू ले लेते हैं 0.5। और मैं पहला केस लेता हूं। मान लेते हैं ब्लॉक A पर हमने फोर्स लगाया F, और उसमें भी पहला केस है इफ F इक्वल टू 60 न्यूटन। If F equal to 60 Newton, find acceleration of block A and B, friction force between the blocks। तो ऐसा पता करने के लिए टू ब्लॉक प्रॉब्लम में हमें एक फिक्स्ड प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। प्रोसेस क्या रहेगा? अगर इन दोनों ब्लॉक के बीच में सरफेस रफ है और ग्राउंड जो है वो स्मूथ है, तो आप जब ब्लॉक A को चलाने की कोशिश करेंगे तो इन दोनों के बीच में जब रिलेटिव मोशन होने की टेंडेंसी आएगी तो ब्लॉक A जो है वो B को साथ साथ चलाने की कोशिश करेगा। ब्लॉक B चलने के लिए रेडी है क्योंकि नीचे स्मूथ सरफेस है, तो B के पास भी कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आएगा। अब हमें पता करना है कि वो एक्सेलरेशन कितना आएगा। अगर दोनों ब्लॉक के बीच में रिलेटिव मोशन स्टार्ट नहीं हो पाया तो दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम आएगा, कॉमन एक्सेलरेशन आएगा। और हमने फोर्स बढ़ा के ऐसा कर दिया कि इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो गया, तो फिर इन दोनों के एक्सेलरेशन अलग अलग आ जाएंगे। तो हमें प्रोसीजर ये फॉलो करना है कि सबसे पहले मान लेते हैं दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करते हैं। लेट both the blocks move together। अगर दोनों ब्लॉक साथ चलते हैं, अभी गारंटी नहीं है साथ चलने की, अगर साथ चलते हैं
तो कॉमन एक्सेलरेशन क्या होगा? ए कॉमन इक्वल टू नेट फोर्स F डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। हमने पहले केस में लिया है F इक्वल टू 60 न्यूटन फोर्स। फर्स्ट केस में F इक्वल टू 60 न्यूटन फोर्स, तो हम कहेंगे 60 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अगर साथ साथ चलते हैं तो हमारे लिए ये एक ब्लॉक की तरह होगा, और स्मूथ सरफेस पे रखे हुए 15 kg के एक ब्लॉक पे अगर 60 न्यूटन फोर्स लगाया जाता है तो 60 F डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 यानी 15 इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम कहेंगे कि अगर साथ साथ चलेंगे तो ये ए कॉमन एक्सेलरेशन है। कॉमन एक्सेलरेशन अगर साथ चले तो एक्सेलरेशन होगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन हमें अगले स्टेप में चेक करना है कि क्या ये साथ साथ चल पाएंगे। तो हम कहेंगे अगर ब्लॉक बी से पूछा जाए कि आपको किसने चलाया, अगर ब्लॉक बी से पूछा जाए कि आपके अंदर ये एक्सेलरेशन कहाँ से आया, आपको किसने चलाया, तो ये कहता है कि मुझे तो ब्लॉक ए ने चलाया। हम कहेंगे ब्लॉक ए ने कौन सा फोर्स लगाया, ब्लॉक बी कहेगा मुझ पे फ्रिक्शन फोर्स लगाया। हम कहेंगे कि 10 kg के ब्लॉक को 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चलाने के लिए, एक्सेलरेट करने के लिए रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना होगा। हम कहेंगे F रिक्वायर्ड होगा m इंटू ए। 10 kg के ब्लॉक को फ्रिक्शन ने 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चला दिया, तो हम कहेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू 40 न्यूटन फोर्स चाहिएगा। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्रिक्शन के अलावा ब्लॉक बी पर और कोई फोर्स लगने का चांस नहीं है, का मतलब इसको फ्रिक्शन ही चलाएगा अगर साथ साथ चलेंगे तो। रिक्वायर्ड फ्रिक्शन हमने चेक कर लिया। नेक्स्ट स्टेप रहेगा अवेलेबल फ्रिक्शन, F अवेलेबल। आप इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं, F मैक्स कितना लग सकता है, वो होता है म्यू इंटू एन। बताइए मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है, 0.5 म्यू दे रखा है, इंटू नॉर्मल आएगा ब्लॉक ए के वेट के कारण, यानी 5 इंटू जी, 50 इंटू 0.5 इक्वल टू 25 न्यूटन। म्यू इंटू एन 25 न्यूटन। अब हम देखते हैं कि इस 10 kg के ब्लॉक को 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से अगर आप चलाना चाहते हैं तो फ्रिक्शन कितना चाहिए था, F रिक्वायर्ड। अगर आपने 60 न्यूटन फोर्स लगाया था 5 kg वाले ब्लॉक को, 10 kg ब्लॉक को किसने चलाया अगर ये पूछा जाए, तो ब्लॉक बी ने बताया कि मुझे फ्रिक्शन फोर्स ने चलाया। हमने चेक किया कि इसको रिक्वायर्ड फ्रिक्शन कितना है, तो पता चला 40 न्यूटन। अब हम चेक करना चाह रहे हैं कि अगर म्यू इक्वल टू 0.5 हो तो यहाँ पे अवेलेबल फ्रिक्शन, या आप कह सकते हैं मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन मिल सकता है, तो पता चला 25 न्यूटन। अगर आपको पता चला कि मैक्सिमम फ्रिक्शन 25 लग सकता है जबकि साथ चलने के लिए फ्रिक्शन चाहिए 40 न्यूटन, यहाँ पे हमारे पास 40 न्यूटन फ्रिक्शन अवेलेबल नहीं है, तो आप कहेंगे इफ F रिक्वायर्ड इज ग्रेटर देन F अवेलेबल, देन रिलेटिव मोशन टेक्स प्लेस। रिलेटिव मोशन टेक्स प्लेस। जैसे ही आपको पता चल जाए कि यहाँ पे रिलेटिव मोशन होने वाला है, का मतलब उस कॉमन एक्सेलरेशन जो आपने पता किया था उसको भूल जाओ। और अगर पता चल जाए कि अवेलेबल फ्रिक्शन जो है वो रिक्वायर्ड से ज्यादा है, मतलब साथ साथ चलेंगे, और अगर साथ साथ चलते हैं तो वो कॉमन एक्सेलरेशन आप यूज कर सकते हैं A1 और A2 दोनों के लिए। दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन वही होगा जो कॉमन आया था, लेकिन यहाँ पे F अवेलेबल लेस देन F रिक्वायर्ड है, मतलब रिलेटिव मोशन होगा।
और रिलेटिव मोशन होगा तो इस कॉमन एक्सेलरेशन को जो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया था उसको भूल जाओ और हम कहेंगे अब दोनों ब्लॉक के बीच में रिलेटिव मोशन हो गया तो काइनेटिक नेचर का फ्रिक्शन लगेगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन में कोई डाउट की बात नहीं होती कितना लगेगा, काइनेटिक हमेशा म्यू इंटू एन पूरा लगता है। जब भी आपको पता चल जाए रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो गया इन दोनों के बीच में तो आप इंडिपेंडेंटली दोनों के FBD बनाओ और नेट फोर्स इक्वल टू MA से ब्लॉक A और B के एक्सेलरेशन पता करो और बीच का फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन ले लो। तो क्या करेंगे, अब हम बात करेंगे ब्लॉक A के लिए। FBD बनाते हैं ब्लॉक A का मास है 5 kg, आगे फोर्स F इक्वल टू 60 न्यूटन और पीछे फ्रिक्शन जो मैक्सिमम लग सकता है यानी F काइनेटिक और कितना आया था वो 25 न्यूटन। अब हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक A बन जाएगा 60 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज 35 बाई 5 इक्वल टू 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे ही आपको पता चला कि ब्लॉक A का एक्सेलरेशन 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो गया, अब आप पता कर सकते हैं ब्लॉक B का एक्सेलरेशन। ब्लॉक B का एक्सेलरेशन पता करने के लिए जिस तरह से आपने ब्लॉक A का FBD बनाया उसी तरह से अब ब्लॉक B का FBD बनाते हैं। B जो 10 kg है उसको हमने कोई एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लगाया था, केवल F काइनेटिक जो कि 25 न्यूटन है, इसलिए एक्सेलरेशन ऑफ B हॉरिजॉन्टल फोर्स है 25 न्यूटन डिवाइडेड बाय मास इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये केस था जब दोनों ब्लॉक के बीच में रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाए। हम केस चेंज कर लेते हैं। Let us take next example. Same case, 5 kg block, 10 kg block, block A, B, mu equal to 0.5, smooth। चेंज ये है कि मैंने F जो एक्सटर्नल फोर्स था सेकंड केस में इस फोर्स को चेंज कर देता हूं 30 न्यूटन। हमें एक प्रोसेस फॉलो करना है, स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप था लेट बोथ द ब्लॉक्स मूव टुगेदर। अगर दोनों ब्लॉक साथ चलते हैं तो A कॉमन आएगा F डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 दैट इज 30 डिवाइडेड बाई 15 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहला स्टेप है कि मान लेते हैं दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे। अगर साथ चलेंगे तो कॉमन एक्सेलरेशन आता है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला स्टेप रहेगा ब्लॉक B से पूछते हैं आपको किसने चलाया, तो ब्लॉक B पे हमने कोई फोर्स नहीं लगाया था, A ने B पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगाया होगा। तो ब्लॉक B से अगर पूछा जाए कि आपको किसने चलाया तो ये कहता है फ्रिक्शन ने। कितने एक्सेलरेशन से, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। बताइए 10 kg ब्लॉक को 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से अगर किसी ने चलाया है तो वो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगा होगा, तो हम कहेंगे F रिक्वायर्ड। F रिक्वायर्ड आ जाएगा M इंटू A यानी 10 kg इंटू 2 इक्वल टू 20 न्यूटन। नेक्स्ट स्टेप रहेगा हमें चेक करना चाहिए कि 20 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स मिल जाएगा क्या, तो हम चेक करेंगे F अवेलेबल इक्वल टू F अवेलेबल कितना होगा म्यू इंटू एन यानी मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है 0.5 इंटू 50 इक्वल टू 25 न्यूटन। इस बार हम क्या कह सकते हैं F अवेलेबल ग्रेटर देन F रिक्वायर्ड, यानी आपको जितना फ्रिक्शन चाहिए वो मिलेगा। हमें चाहिए था 20 न्यूटन और अवेलेबल है 25।
जब भी आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, साथ साथ चलने के लिए जितना फोर्स चाहिए उतना अगर मिल जाता है तो दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे, क्योंकि फ्रिक्शन चाहता है रिलेटिव मोशन ना हो। तो पहले वो पूरी कोशिश करता है कि रिलेटिव मोशन ना हो। तो अवेलेबिलिटी है तो हम कहेंगे बोथ विल मूव, सो A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A कॉमन जो हमने शुरू में कैलकुलेट किया था कितना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर अगला स्टेप रहेगा तो फिर इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन लगेगा कितना, तो हम कहेंगे F स्टैटिक नेचर का लगेगा क्योंकि कॉमन एक्सेलरेशन से चल रहे हैं। स्टैटिक नेचर का लगेगा तो कितना लगेगा, जितना रिक्वायर्ड था उतना ही लगेगा। सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स है, जरूरत के हिसाब से लगता है। F रिक्वायर्ड कितना था, F रिक्वायर्ड आया था 20 न्यूटन, यानी दोनों ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन 20 न्यूटन लगेगा। क्या चेक किया हमने, पहला स्टेप कॉमन एक्सेलरेशन चेक करो, अगर साथ चलेंगे तो कितने से चलेंगे। फिर इतने एक्सेलरेशन से चलने के लिए ब्लॉक बी को कितना फ्रिक्शन चाहिए ये चेक करेंगे। फिर अवेलेबल कितना है, फिर हमें जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही है तो दोनों साथ साथ चलेंगे। और कॉमन एक्सेलरेशन जो कैलकुलेट किया था हमने वही हर एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन बन जाएगा। अब मैं क्वेश्चन में एक और चेंज कर देता हूं कि मान लेते हैं यही फोर्स मैं ब्लॉक ए की बजाय ब्लॉक बी पर अप्लाई करता। चेंज करते हैं क्वेश्चन में थोड़ा सा। एक्सटर्नल फोर्स हमने अप्लाई किया ब्लॉक बी पर, F। फर्स्ट केस में फिर से बात कर लेते हैं। F इक्वल टू 60 न्यूटन। मान लेते हैं ब्लॉक बी पर मैंने 60 न्यूटन फोर्स लगाया। बी जब आगे चलना चाहेगा तो ए और बी के बीच में रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी आएगी, तो बी जो है वो ए को आगे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा कि मेरे साथ चल, ताकि रिलेटिव मोशन ना हो। पहला स्टेप रहेगा ए कॉमन। ए कॉमन क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन की कोशिश रहती है कि इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन ना हो। रिलेटिव मोशन ना हो का मतलब फ्रिक्शन कोशिश करेगा ये दोनों साथ साथ चले। तो हम चेक कर रहे हैं अगर साथ साथ चले तो कॉमन एक्सेलरेशन कितना आएगा। चेक करते हैं, अगर साथ चले तो F डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 where F is 60, m1 plus m2 15 equal to 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर साथ चले तो इस बार ब्लॉक ए से हम पूछेंगे कि आपको किसने चलाया। तो ब्लॉक ए को हमने कोई फोर्स नहीं लगाया था, अगर वो साथ साथ चला है तो ब्लॉक ए को फ्रिक्शन ने ही चलाया होगा। हम कहेंगे कि ब्लॉक ए को फ्रिक्शन ने चलाया होगा। तो बताइए F रिक्वायर्ड क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप होता है F रिक्वायर्ड चेक करो। क्या चेक करेंगे, 5 kg के ब्लॉक को अगर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलाना है तो रिक्वायर्ड फोर्स होगा m इंटू ए, 5 kg इंटू 4 इक्वल टू 20 न्यूटन। बताइए 5 kg के ब्लॉक को 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलाना है तो 20 न्यूटन फोर्स चाहिएगा। फिर चेक करेंगे F अवेलेबल, म्यू इंटू n 0.5 इंटू 50 इक्वल टू 25 न्यूटन। हमें चाहिए 20 न्यूटन और अवेलेबल है 25 न्यूटन। हम कहेंगे F अवेलेबल इज ग्रेटर देन F रिक्वायर्ड। इसका मतलब दोनों ब्लॉक साथ साथ चल लेंगे। इसका मतलब होगा हमें जितना चाहिए उतना फ्रिक्शन अगर मिल रहा है तो रिलेटिव मोशन नहीं होगा, और रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A कॉमन, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर साथ साथ चलेंगे तो कॉमन एक्सेलरेशन आता है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला स्टेप रहेगा, अगर साथ चलेंगे तो दोनों ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा। हम कहेंगे साथ चलेगा तो स्टैटिक नेचर का लगेगा, और स्टैटिक कितना लगता है, जितने की रिक्वायरमेंट होती है, और रिक्वायरमेंट कितनी आई थी 20 न्यूटन। तो हम कहेंगे दोनों ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा 20 न्यूटन। अब ब्लॉक बी पे फोर्स रखते हुए मैं एक और चेंज कर रहा हूं
कि एक्सटर्नल फोर्स F को बढ़ा देता हूं। F इक्वल टू चेंज कर रहा हूं 90 न्यूटन। अगर मैंने एक्सटर्नल फोर्स F को 90 न्यूटन कर दिया तो मुझे क्या करना चाहिए, स्टेप्स फॉलो करते हैं। लेट बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर। अगर साथ चलेंगे तो A कॉमन आएगा 90 डिवाइडेड बाई 15 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर साथ चले तो कॉमन एक्सेलरेशन होगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें अगला स्टेप क्या है कि अगर 6 से चला है तो बताइए ब्लॉक ए को किसने चलाया, तो हम कहेंगे फ्रिक्शन ने। तो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन m इंटू ए। 5 kg के ब्लॉक को 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलाने के लिए 30 न्यूटन फ्रिक्शन की जरूरत होती है, जबकि हमने अभी चेक किया था F अवेलेबल म्यू इंटू एन इक्वल टू 25 न्यूटन है। अवेलेबल फ्रिक्शन 25 है, रिक्वायर्ड 30 है। हम कहेंगे F रिक्वायर्ड इज ग्रेटर देन F अवेलेबल। आपकी रिक्वायरमेंट जो है अवेलेबिलिटी से ज़्यादा है, का मतलब आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाएगी। और अगर रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती है, इसका मतलब फ्रिक्शन इन दोनों को साथ चलाने के लिए जितना फोर्स चाहिए वो नहीं दे पा रहा। अगर वो फ्रिक्शन नहीं दे पा रहा वो फोर्स, तो इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही आपको पता चले कि रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाएगा तो कॉमन एक्सेलरेशन को भूल जाइए। इन दोनों के बीच में अगर रिलेटिव मोशन होगा तो कॉमन एक्सेलरेशन जो आपने पता किया था वो था अगर साथ चलेंगे तो, लेकिन अभी तो ये साथ नहीं चल पा रहे, इसलिए कॉमन एक्सेलरेशन को आप भूल जाइए, अब ये काम का नहीं है। तो अब क्या करें, हम कहेंगे रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो गया तो एक अच्छी बात हो गई कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो तो जरूरत के हिसाब से अपनी वैल्यू रखता है, जबकि काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा पूरा लगता है म्यू इंटू एन। इसका मतलब दोनों ब्लॉक के बीच में जो फ्रिक्शन लगेगा वो काइनेटिक लगेगा और म्यू इंटू एन यानी 25 न्यूटन लगेगा। तो जब भी पता चल जाए रिलेटिव मोशन स्टार्ट होगा तो हमें अगला स्टेप फॉलो करना चाहिए। हर एक ब्लॉक का इंडिपेंडेंटली एफबीडी बनाओ, नेट फोर्स इक्वल टू एम से एक्सेलरेशन पता करो। ब्लॉक ए जो 5 kg का है उस पे मैंने आगे की तरफ फोर्स लगाया था, सॉरी ब्लॉक ए पे आगे फोर्स नहीं लगाया था, ब्लॉक ए को आगे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स मिला था जो 25 न्यूटन है। और हमें पता करना है ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन कितना होगा। ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन होगा, ब्लॉक ए पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास, नेट फोर्स है 25 डिवाइडेड बाय मास 5 kg इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो ब्लॉक ए का मैक्सिमम एक्सेलरेशन है। क्यों? क्योंकि ब्लॉक ए को आगे की तरफ चलाने वाला फोर्स था फ्रिक्शन, वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच चुका है। इससे ज्यादा एक्सेलरेशन से फ्रिक्शन इसको नहीं चला पाएगा। अब पता करते हैं ब्लॉक बी का फोर्स। ब्लॉक बी पे जो 10 kg है उस पे हमने एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया था F इक्वल टू 90 न्यूटन। इस पे पीछे की तरफ F काइनेटिक लगेगा जो है 25 न्यूटन। अब हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ B इक्वल टू नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑन ब्लॉक B डिवाइडेड बाय मास ऑफ ब्लॉक B, दैट इज 90 माइनस 25 अपॉन मास ऑफ B 10 kg इक्वल टू 90 माइनस 25 65 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 6.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों ब्लॉक के अलग अलग एक्सेलरेशन हो गए। ए अपने मैक्सिमम जितने से चल सकता था चल रहा है, बी उससे तेज चल रहा है या उससे ज्यादा एक्सेलरेशन से चल रहा है। इसलिए रिलेटिव मोशन के केस जब भी स्टार्ट हो जाता है बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, यानी
हमें इनमें पूछा जाता है दोनों ब्लॉक के बीच में एक्सेलरेशन, दोनों ब्लॉक की एक्सेलरेशन पता करो, इनके बीच फ्रिक्शन फोर्स पता करो। तो पहला स्टेप हमने फॉलो किया, माना साथ साथ चलेंगे, अगर साथ चलेंगे तो कॉमन एक्सेलरेशन ये होगा। अगर कॉमन एक्सेलरेशन से चलेंगे तो ब्लॉक ए को रिक्वायर्ड फ्रिक्शन 30 न्यूटन लेकिन अवेलेबल 25 न्यूटन, हमें पता चला रिक्वायरमेंट के बराबर अवेलेबिलिटी नहीं है, तो रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाएगा। रिलेटिव स्टार्ट हो जाएगा तो कॉमन एक्सेलरेशन को भूल जाओ। उसके बाद इंडिपेंडेंटली ब्लॉक ए और बी के एफबीडी बनाओ और फोर्सेस दिखाकर नेट फोर्स इक्वल टू एमए से एक्सेलरेशन पता करो। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। अच्छा, इसमें कभी भी अगर मैं जिस फोर्स के लिए इन दोनों ब्लॉक के बीच में रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो गया उससे ज्यादा अब और फोर्स अगर बढ़ाता हूं, यानी F को जो मैंने 90 न्यूटन लिया था जिसमें रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो गया था, अब अगर मैं 90 से ज्यादा फोर्स लगाता हूं, 90 से ज्यादा का मतलब हुआ 90 की जगह मैं 100 न्यूटन लगा देता हूं, 120 न्यूटन लगा देता हूं, तो ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको मिलने वाला मैक्सिमम फोर्स यूज हो चुका है, इससे इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ चुका है। अब हमारा फोर्स बढ़ाने पर केवल और केवल ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन बढ़ेगा। कभी कभी इसमें इस तरह का भी पूछा जाता है कि इस एक्सटर्नल फोर्स को अगर धीरे 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 बढ़ाया जाए तो ब्लॉक ए और बी का एक्सेलरेशन एफ के साथ किस तरह से वेरी करेगा। हम बात कर सकते हैं कि वो एक्सेलरेशन किस तरह से वेरी करेगा। मैं उस वेरिएशन को इस ग्राफ में दिखाने की कोशिश करता हूं, आप लोग ध्यान से देखिए। मैं एक्सटर्नल फोर्स को इधर लेता हूं एक्स एक्सिस पे और एक्सेलरेशन लेता हूं वाई एक्सिस पे। शुरू में एफ को आपने 0 से बढ़ाना शुरू किया तो जैसे जैसे एक्सटर्नल फोर्स बढ़ेगा कॉमन एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा लीनियरली, प्रोपोर्शनली। जैसे जैसे एफ बढ़ेगा कॉमन एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा। अभी अभी हमने पता किया ब्लॉक ए जो है वो मैक्सिमम 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से चल सकता है। अगर 5 से चल सकता है इसका मतलब ए कॉमन बढ़ते बढ़ते 5 मीटर पर सेकंड जब हो जाएगा तब तक तो ए और बी साथ ही चलेंगे। 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चलाने के लिए एफ रिक्वायर्ड होगा m1 प्लस m2 इंटू ए, यानी 15 kg मास इंटू एक्सेलरेशन 5 इक्वल टू 75 न्यूटन। यानी हमारा फोर्स बढ़ते हुए 75 न्यूटन तक पहुंचेगा, तब तक दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे। उसके बाद ये था ए कॉमन। उसके बाद अगर आप F को और बढ़ाएंगे तो ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन नहीं बढ़ेगा, वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा। ये है एक्सेलरेशन ऑफ ए, दैट इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट। किसके लिए? F ग्रेटर देन 75 के लिए। उसके बाद अगर आप F बढ़ा रहे हैं 75 न्यूटन से आगे तो ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन बढ़ता रहेगा, ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन बढ़ता रहेगा। इस रीजन में जब F की वैल्यू 75 न्यूटन से कम थी उसके लिए एक्सेलरेशन का फंक्शन था F डिवाइडेड बाई 15, इसलिए F और A में जो ग्राफ था उसका स्लोप था 1/15। लेकिन जैसे ही आपके F की वैल्यू 75 न्यूटन से ज्यादा होगी तो A का एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगने वाला फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच चुका है जो अब कांस्टेंट हो गया। अब मैं अगर पता करना चाहूं कि ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन किस तरह से वेरी करेगा, उसका ग्राफ कैसा आएगा, तो मैं कहूंगा ब्लॉक बी पर आगे की तरफ आप F जो लगातार बढ़ाते जाएंगे, पीछे फ्रिक्शन जो काइनेटिक नेचर का है कांस्टेंट हो चुका है, तो एक्सेलरेशन ऑफ बी आएगा 10 kg ब्लॉक के लिए F माइनस 25 डिवाइडेड बाई मास 10 kg इक्वल टू आप लिख सकते हैं F बाई 10 माइनस
2.5। एक्सेलरेशन ऑफ बी वर्सेस एफ ग्राफ बनाओगे तो उसका स्लोप अब बन जाएगा 1/10। जो स्लोप पहले 1/15 था अब स्लोप 1/10, यानी स्लोप बढ़ गया। इस कारण से एक्सेलरेशन ऑफ बी कुछ इस तरह से वेरी करेगा। जैसे जैसे एफ बढ़ता जाएगा ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा और ए का एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। 2 ब्लॉक प्रॉब्लम्स में हमने अभी तक दोनों ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन लिया है। अब मैं नेक्स्ट केस लेना चाहता हूं जिसमें ग्राउंड सरफेस को भी रफ ले लेते हैं। मान लेते हैं ब्लॉक ए 10 kg, ब्लॉक बी 10 kg। हमने ब्लॉक ए पे एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया, म्यू इक्वल टू 0.5, म्यू इक्वल टू 0.4। ग्राउंड सरफेस के साथ ब्लॉक बी का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4 है और ए और बी के बीच में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.5 है। अब मैं पहला केस ये जानना चाहूं कि हॉरिजॉन्टल फोर्स F को धीरे धीरे बढ़ाया जाए तो F की कौन सी वैल्यू के लिए किसी भी कांटेक्ट सरफेस पे रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाएगा, किसी भी सरफेस पे। दूसरा केस पूछ सकता हूं F की कौन सी वैल्यू की पर ब्लॉक B चलना स्टार्ट कर देगा। तो इसको हम धीरे धीरे क्वेश्चन को थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि मैं F को धीरे धीरे आगे बढ़ाता हूं। मान लेते हैं 1 न्यूटन फोर्स लगाया तो ब्लॉक A को चलने से रोकने के लिए फ्रिक्शन कोशिश करेगा, 1 न्यूटन पीछे लगेगा अगर इस रोक पाएगा तो। फिर ब्लॉक A पे अगर फ्रिक्शन 1 न्यूटन पीछे लगेगा तो एक्शन रिएक्शन पेयर से ब्लॉक B पे 1 न्यूटन आगे लग जाएगा, जिससे ब्लॉक आगे चलने की कोशिश करेगा। ब्लॉक बी आगे चलने की कोशिश करेगा तो ग्राउंड सरफेस उसको रोकने की कोशिश करेगा, तो उस पर फ्रिक्शन पीछे लगेगा। तो सबसे पहले हमें चेक कर लेना चाहिए, यहाँ के फ्रिक्शन को F1 कह देता हूँ और यहाँ को F2 कह देता हूँ। अगर F1 F2 तो सबसे पहले हमें करना ये चाहिए कि चेक कर लेते हैं F1 और F2 की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। F1 मैक्स, जरूरत पड़ने पर फ्रिक्शन F1 मैक्सिमम कितना लग सकता है। म्यू 1 इंटू N1 इक्वल टू म्यू 1 0.5 इंटू नॉर्मल 100 न्यूटन M1G इक्वल टू 50 न्यूटन। ब्लॉक ए और बी के बीच में फ्रिक्शन मैक्सिमम 50 न्यूटन लग सकता है। चेक कर लेना चाहिए F2 मैक्स कितना लग सकता है। म्यू 2 इंटू N2, म्यू 2 0.4 इंटू N2 कितना आएगा 200 न्यूटन इक्वल टू कितना बन जाता है 80 न्यूटन। यानी इस ब्लॉक बी और ग्राउंड के बीच में आपको रिलेटिव मोशन स्टार्ट कराना है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 80 न्यूटन फोर्स की जरूरत पड़ेगी, जबकि ए और बी के बीच में अगर रिलेटिव मोशन स्टार्ट कराना है तो ये फ्रिक्शन फोर्स की लिमिट 50 न्यूटन जो है इसको पार करना पड़ेगा, तब यहाँ रिलेटिव मोशन स्टार्ट होगा। अब मैं F को धीरे धीरे बढ़ाते हुए जाऊं तो मैंने अगर F 10 न्यूटन लगाया तो मोशन कहीं पे भी स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि इसको आगे 10 न्यूटन लगाओगे तो यहाँ पीछे फ्रिक्शन 10 लग जाएगा। A पे अगर पीछे फ्रिक्शन लगा तो B पे आगे 10 लग जाएगा। B की ऊपर वाली सरफेस पे आगे 10 न्यूटन तो ग्राउंड सरफेस पे पीछे 10 लग जाएगा। सब जगह फ्रिक्शन की अवेलेबिलिटी है, इसलिए कहीं पे भी रिलेटिव मोशन स्टार्ट नहीं होगा अगर F 10 न्यूटन है तो। इसको बढ़ाते बढ़ाते मैं जब बढ़ाता जाऊंगा हर जगह पे फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ जाएगी। मान लेते हैं कि F को बढ़ाते बढ़ाते हमने 40 न्यूटन तक पहुंचा दिया, तब भी किसी भी सरफेस पे रिलेटिव मोशन स्टार्ट नहीं होगा। अब मैं इसको बढ़ाते बढ़ाते 50 न्यूटन पे पहुंचा देता हूं। जैसे ही F एक्सटर्नल बढ़ते बढ़ते 50 न्यूटन पे पहुंचेगा, यहाँ का फ्रिक्शन जो इसको रोकने की कोशिश कर रहा है वो भी 50 न्यूटन पे पहुंच जाएगा। फिर
इस पे ब्लॉक बी पे आगे फ्रिक्शन 50 लगेगा, तो ग्राउंड के साथ ब्लॉक बी पे पीछे 50 न्यूटन लगेगा जो अवेलेबल हो जाएगा, यानी ब्लॉक बी नहीं चलेगा और ए चलने के लिए तैयार हो जाएगा। इसका मतलब हुआ ब्लॉक ए कब चलेगा, जब F ग्रेटर देन इक्वल टू 50 न्यूटन होगा। पहली बार रिलेटिव मोशन स्टार्ट हुआ है ब्लॉक ए और बी के बीच में F इक्वल टू 50 न्यूटन पे। अब मान लेते हैं कि मैंने 50 न्यूटन से किसी बड़े फोर्स के लिए चेक किया कि किसका कितना एक्सेलरेशन आएगा, तो मैं एग्जांपल ले लेता हूं कि F इक्वल टू मान लेते हैं 80 न्यूटन हमने लगा दिया। बताइए, हम अगर F इक्वल टू 80 न्यूटन फोर्स लगाते हैं तो ये ब्लॉक आगे चलने की कोशिश करता है, B उसको रोकने की कोशिश करता है, फिर B आगे चलने की कोशिश करता है तो फ्रिक्शन उसको रोकने की कोशिश करता है। क्या इस 80 न्यूटन को बैलेंस करने के लिए, यानी ब्लॉक ए को रोकने के लिए B उसको 80 न्यूटन फोर्स पीछे दे सकता है? हम कहेंगे नहीं दे सकता। फिर नहीं दे सकता तो पूरा 80 न्यूटन नहीं लग सकता, इसका मतलब यहाँ पे रिलेटिव मोशन स्टार्ट होने के चांस बन गए। लेकिन साथ ही हमें चेक करना है कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ रिलेटिव मोशन स्टार्ट होने से पहले ग्राउंड के साथ यहाँ रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाए। तो वो पता चला कि यहाँ स्टार्ट करने के लिए कम से कम 80 न्यूटन फोर्स चाहिए ब्लॉक बी पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो पता चलेगा कि ब्लॉक बी को हम तो फोर्स लगा नहीं रहे, ब्लॉक बी को तो फ्रिक्शन से आगे की तरफ फोर्स मिलेगा जो ज्यादा से ज्यादा 50 न्यूटन लग सकता है। तो हम कहेंगे ब्लॉक बी को आगे की तरफ लगने वाला ये फ्रिक्शन जो मैक्सिमम 50 न्यूटन लग सकता है वो बी को कभी नहीं चला पाएगा, क्योंकि बी को रोकने वाला फोर्स जो है वो 80 न्यूटन है। यानी बी को चलाने वाला फ्रिक्शन 50 न्यूटन, रोकने वाला 80 न्यूटन, इसलिए बी कभी नहीं चलेगा। अगर बी कभी नहीं चलेगा तो हम कह सकते हैं एक्सटर्नल फोर्स अगर आपने 80 न्यूटन लगा दिया तो ए और बी के बीच में रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाएगा। ब्लॉक ए के लिए आगे की तरफ 80 न्यूटन फोर्स, पीछे फ्रिक्शन 1 मैक्स लग जाएगा जो 50 न्यूटन है और ब्लॉक ए का मास 10 kg। एक्सेलरेशन ऑफ ए बन जाएगा 80 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ब्लॉक बी नहीं चलेगा इसलिए एक्सेलरेशन ऑफ बी 0। फिर ए और बी के बीच में रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो गया, काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया, मैक्सिमम फोर्स लग गया, लेकिन बी पे ग्राउंड के साथ जो कांटेक्ट सरफेस है उस सरफेस पे कितना फ्रिक्शन लगेगा। तो हम कहेंगे बी पर ऊपर वाली सरफेस पे आगे एफ काइनेटिक 50 न्यूटन लगा है, तो इसको रोक के रखने के लिए जितना चाहिए उतना ही फ्रिक्शन लगेगा। एफ रिक्वायर्ड स्टैटिक नेचर का होगा कितना, 50 न्यूटन ब्लॉक बी पर। नेक्स्ट हम केस ले सकते हैं कि ये फोर्स अगर मैंने ब्लॉक ए की बजाय ब्लॉक बी पर लगाया होता तो पहली बात ये फोर्स अगर बी पर लगाया होता तो 80 न्यूटन फोर्स को पार किए बिना, क्या ब्लॉक बी पर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स जब तक 80 न्यूटन को पार नहीं करेगा, 80 न्यूटन से ज्यादा नहीं होगा, तब तक ये फोर्स बढ़ते हुए 80 न्यूटन को पार नहीं करेगा, तब तक यहाँ रिलेटिव मोशन स्टार्ट नहीं होगा। और यहाँ रिलेटिव मोशन स्टार्ट नहीं होगा तब तक ब्लॉक ए को पता भी नहीं चलेगा कि किसी ने बी पर फोर्स लगाया है। क्या मैंने ब्लॉक बी पे फोर्स लगाया, बढ़ाते बढ़ाते F2 मैक्स जो 80 न्यूटन है उसको मैं अगर पार नहीं करता हूँ, उसकी लिमिट को पार नहीं करता हूँ, तो यहाँ रिलेटिव मोशन स्टार्ट नहीं होगा। और रिलेटिव मोशन स्टार्ट अगर नहीं होगा तो ब्लॉक ए को पता भी नहीं चलेगा कि किसी ने बी पर फोर्स लगाया है क्या। तो मैं केस लेता हूँ फर्स्ट, एफ एक्सटर्नल 50 न्यूटन हो तो हर सरफेस पे कितना फ्रिक्शन लगेगा। तो हम कहेंगे फ्रिक्शन 2 इक्वल टू स्टैटिक इक्वल टू रिक्वायर्ड इक्वल टू 50 न्यूटन। 80 न्यूटन मैक्सिमम लग सकता है, लेकिन मैंने अगर एक्सटर्नल फोर्स 50 न्यूटन लगाया है तो इसको रोक के रखने के लिए जितना चाहिए उतना पीछे की तरफ लग जाएगा।
फ्रिक्शन 1 जो ए और बी के बीच में है वो 0 होगा। अभी तक ब्लॉक ए को चलाने की कोई टेंडेंसी डेवलप नहीं हुई। इसी का मैं सेकंड पार्ट ले लेता हूं। F इक्वल टू, यहाँ पे ये जो 50 न्यूटन जो फोर्स लगाया था, इसकी जगह मैं ले लेता हूं कि मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया 100 न्यूटन। अगर 100 न्यूटन लगाया तो क्योंकि 80 न्यूटन की लिमिट पार हो गई, इसका मतलब यहाँ तो रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाएगा, और रिलेटिव स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, जो हमेशा पूरा लगता है, एडजस्टेबल नहीं है। तो फिर से वही स्टेप्स फॉलो करेंगे। अगर यहाँ रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो गया तो सबसे पहले माना दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे। अगर साथ चलेंगे तो ए कॉमन इक्वल टू F माइनस फ्रिक्शन 2 डिवाइडेड बाय टोटल मास। हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया 100 न्यूटन माइनस बॉटम पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो A प्लस बी को सिस्टम माने तो ये एक्सटर्नल फोर्स है जो कि मैक्सिमम 80 न्यूटन लगा सकता है, डिवाइडेड बाय टोटल मास इक्वल टू 20/20 इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर साथ साथ चलेंगे तो ये कॉमन एक्सेलरेशन होगा। अब अगला स्टेप क्या होता था, हमें चेक करना पड़ेगा कि ब्लॉक ए को किसने चलाया। तो ब्लॉक ए कहेगा फ्रिक्शन ने। अगर फ्रिक्शन ने चलाया है तो फ्रिक्शन 1 रिक्वायर्ड कितना होगा। हम कहेंगे ब्लॉक ए जो 10 kg का है उसको 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलाने के लिए 10 न्यूटन फ्रिक्शन की जरूरत पड़ेगी। अगला स्टेप होगा चेक करेंगे एफ अवेलेबल कितना है। अवेलेबल होता है म्यू इंटू एन इक्वल टू 0.5 इंटू 100 इक्वल टू 50 न्यूटन। अवेलेबल 50 न्यूटन है, रिक्वायरमेंट 10 न्यूटन है। इसका मतलब हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। एफ रिक्वायर्ड लेस देन एफ अवेलेबल। ऐसा जब भी होता है तो दोनों ब्लॉक साथ साथ चलते हैं, यानी A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A कॉमन जो हमने पता किया था कितना 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो F1 कितना लगेगा, जितने की रिक्वायरमेंट होगी। कितने की रिक्वायरमेंट थी, हम कहेंगे 10 न्यूटन। F1 10 न्यूटन लगेगा, F2 काइनेटिक है इसलिए पूरा लगेगा यानी 80 न्यूटन लगेगा। इसी तरह से हम इस एक्सटर्नल फोर्स को और अगर बढ़ाते हैं तो किसी ना किसी केस में ऐसा भी हो सकता है इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाए। ऐसा होने के लिए मैं अगला एग्जांपल इसमें एक और ले लेता हूं जिसमें फोर्स की वैल्यू चेंज। तो हम इस फोर्स को चेंज करके और चेक करते हैं। ब्लॉक बी पर लगने वाले एक्सटर्नल फोर्स F की वैल्यू मैं ले लेता हूं F इक्वल टू 200 न्यूटन। F इक्वल टू 200 न्यूटन। उसके लिए चेक करते हैं। सबसे पहले F जो एक्सटर्नल फोर्स है F2 की मैक्स वैल्यू को पार करना जरूरी है, अदरवाइज कहीं पे भी मोशन स्टार्ट नहीं होगा। पर क्योंकि F2 मैक्स जो है वो 80 न्यूटन है, हमने एक्सटर्नल फोर्स 200 न्यूटन लगाया है, का मतलब इस सरफेस पे तो पक्का रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो गया। अब अगर यहाँ रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो गया तो हमारा पहला स्टेप होता है लेट बोथ द ब्लॉक्स मूव टुगेदर। इफ बोथ मूव्स टुगेदर देन A कॉमन विल बी 200 minus 80 net external force in horizontal direction on system A plus B divided by total mass 10 plus 10, that is 120 divided by 20 equal to 6 meter per second square. If both the blocks moves together then the common acceleration will be 6 meter per second square. The next step is check whether the both blocks will move together or not. इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें चेक करना होगा कि ब्लॉक ए को किसने चलाया। हम कहेंगे फ्रिक्शन ने। फ्रिक्शन ने चलाया तो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन कितना होगा।
हम कहेंगे 10 केजी के ब्लॉक को 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चला दिया, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन हो जाएगा m इंटू ए, 10 केजी इंटू एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल टू 60 न्यूटन। अगर इन दोनों ब्लॉक को साथ साथ चलना है तो यहाँ फ्रिक्शन F1 की वैल्यू 60 न्यूटन होनी चाहिए। लेकिन अवेलेबल कितना है? F अवेलेबल यानी F1 मैक्स कितना लग सकता है, वो म्यू इंटू एन से हमने चेक किया था 50 न्यूटन। इस बार हुआ क्या, F अवेलेबल लेस देन F रिक्वायर्ड है, यानी आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही। और अगर रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है का मतलब दोनों ब्लॉक के बीच में दोनों को साथ साथ चलने के लिए जितना फ्रिक्शन चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा, मतलब इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो जाएगा। जैसे ही पता चले कि रिलेटिव मोशन होगा, कॉमन एक्सेलरेशन को भूल जाओ, वो अब एप्लीकेबल नहीं है। जैसे ही पता चले रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाएगा, दोनों ब्लॉक के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन अब काइनेटिक नेचर का होगा। उसकी अच्छी बात यह है कि वो म्यू इंटू एन पूरा लगता है हमेशा। अगर काइनेटिक फ्रिक्शन आपको पता चल गया कितना लगेगा, तो हर एक ब्लॉक का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स पता करो, उससे एक्सेलरेशन पता करो। ब्लॉक ए पे हम हॉरिजॉन्टल में लगने वाले फोर्सेस को अगर दिखाते हैं तो उस पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक ही फोर्स है F1 काइनेटिक, जो 50 न्यूटन है। एक्सेलरेशन ऑफ ए आ जाएगा 50 न्यूटन डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो इसका मैक्स एक्सेलरेशन है। नेक्स्ट ब्लॉक बी का एफबीडी बनाएंगे। ब्लॉक बी जो 10 केजी है, हमने उस पे आगे की तरफ फोर्स लगाया था F इक्वल टू 200 न्यूटन। पीछे उस पे ग्राउंड ने फ्रिक्शन लगाया था 80 न्यूटन और ब्लॉक ए ने फ्रिक्शन लगाया F काइनेटिक 50 न्यूटन। तो ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन ऑफ बी इक्वल टू 200 माइनस 80 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 10। कितना बनेगा? 200 माइनस 80 माइनस 50, 70 न्यूटन डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों ब्लॉक के बीच में रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो गया। ए चलेगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से और बी चलेगा 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। अब अगर एक्सटर्नल फोर्स को आप और बढ़ाते हैं तो ए का एक्सेलरेशन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ए अपने मैक्सिमम एक्सेलरेशन से चलना शुरू हो चुका है या उसको मिलने वाला एक्सटर्नल फोर्स मैक्सिमम यूज हो चुका है। अब अगर आप एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाएंगे तो केवल बी का एक्सेलरेशन बढ़ेगा। इस तरह से हम आगे 2 ब्लॉक प्रॉब्लम्स को और बढ़ाएंगे।